हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम हर बार की तरह टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। नागोटा प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो जो नागोटा प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था, वो हुआ था 2014 से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, 2014 वो करेक्ट है, ठीक है? नागोटा प्रोटोकॉल 2014 से प्रभावित हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था? तो जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का निर्माण हुआ था, वो हुआ था कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के दौरान, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कार्बोनिफेरस से जुरेसिल काल के दौरान गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं, उनका अवरोही क्रम है, उनकी परसेंटेज के हिसाब से अवरोही क्रम लगाना है, ठीक है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है, वो हीरे के खनन के लिए है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, हीरे के खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भारत की जो चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों के लिए जो प्रसिद्ध है, वो बतानी है, ठीक है? तो ये है हमारा विध्यन सेल समूह की चट्टान, ठीक है? विध्यन सेल समूह की चट्टान, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ये हमारे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो पवनों की दिशा और कथन असत्य बताना है, पवनों की जो दिशा है और वेग के संबंध में, ठीक है? दिशा और वेग जो संबंध है पवन का, हवा का। तो इसका जो असत्य कथन है, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता, ठीक है? ये हमारा क्या है? असत्य कथन है। तो जो कोरियोलिस जो बल है, वो प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? इनकरेक्ट है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात है, उसकी संज्ञा दी जाती है, ठीक है? तो ये जो जलप्रपात है, वो है इंद्रावती पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, इंद्रावती जो नदी है, वहाँ पे ये जलप्रपात है, ठीक है? इंद्रावती। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर जो मुदी है, अन्नाईमुदी की ऊंचाई कितनी है? तो जो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर है, अन्नाईमुदी, उसकी जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई है 2696 मीटर, ठीक है? यानी 2696। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, 2696 मीटर है अन्नाईमुदी की ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था, वो हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो जो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के जो विभाग द्वारा जारी होती है, वो होती है आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, ठीक है? हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के जो विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग, उसके द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो समावेशी विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है, वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है? समावेशी जो आर्थिक जो समावेशी जो विकास सूचकांक है, उसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट दर में जो वृद्धि किया जाए, तो क्या होगा? तो जो रेपो रेट है ना, उसमें जो वृद्धि किया जाए तो केंद्रीय बैंक द्वारा, तो क्या होगा, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो मुद्रा जो प्रसार है, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है? यानी हमारा सीधी-सीधी बात है, रेपो रेट से अगर बात करें, तो टैक्स में जो रेपो रेट टैक्स है, उसको अगर बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? जो पैसे में क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है? जो मुद्रा प्रसार में कमी आ जाएगी। और अगर इससे लोनों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोन भी महँगे हो जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मागतिकी जो रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन-सा है? तो जो ऊष्मागतिकी का जो रूप होता है, उसमें जो कार्बन का जो सर्वाधिक स्थायी रूप है, वो स्थायी रूप है ग्रेफ़ाइट। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, ग्रेफ़ाइट है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन-सी है? तो जो बोरेक्स के जो जलीय विलयन की जो प्रकृति होती है, वो होती है क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है? क्षारीय होती है बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन-सा कथन सत्य है? तो जो समूह 14 के तत्वों के लिए जो कथन सत्य है, वो है ये +2 एंड +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? जो समूह 14 के जो तत्व होते हैं ना,
+2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर करती है? नहीं करती है, ठीक है? तो वाष्पन की जो क्रिया निर्भर नहीं करती है, वो नहीं करती है हमारे आयतन पे। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, आयतन पे वाष्पन की क्रिया निर्भर नहीं करती है, ठीक है? बाकी क्वथनांक का कम होना एक निर्भर करता है, द्रव्य का ताप निर्भर करता है, द्रव्य के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी निर्भर करता है। तो हमारा जो निर्भर नहीं करता है, वो आयतन पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है? यानी जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन पे चल गुजरती है ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जब हमारा जो ये जो प्रकाश की किरण है किसी अंधेरे जंगल से गुजरती है, ठीक है? अंधेरे जंगल के वृक्षों के अंदर से गुजरती है, तो तब भी ये दिखाई देता है हमें। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है? इसमें प्रकाश की कौन-सी परिघटना होती है? तो जो टिंडल प्रभाव को या निलंबन को जो प्रदर्शित करता है ना, तो इसमें जो हमारी घटनाएँ होती हैं, वो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होती है, ठीक है? कोलाइडी या निलंबन से जब गुजरता है प्रकाश तो। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चाँद पर ले जाया जाए तो अगर हम पृथ्वी से किसी वस्तु को चाँद पे ले जाएँगे तो क्या होगा? ये बताना है। तो भार बदलता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है? क्योंकि जो भार इसलिए बदलता है क्योंकि जो हमारे पृथ्वी पे जो फ़ोर्स लगता है, जो जी का मान है 9.8 है ना, उसके कारण क्या होता है, जो वस्तु का भार में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? और जो चंद्रमा पे वहाँ पे जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा की तुलना करें तो 1/10 होता है चंद्रमा पे, ठीक है? और द्रव्यमान जो समान होता है पर भार जो होता है 1/10 होता है, ये याद रखिएगा। तो द्रव्यमान समान रहेंगे और भार चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? तो जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित होते हैं, वो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो जो निर्वात में गमन नहीं करती है, वो नहीं करती ध्वनि तरंग, ठीक है? ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष के को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता होती है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, उसके लिए मायोपिया कहते हैं, ठीक है? निकट दृष्टि दोष को। तो उसको जो दूर करना है, तो हमें किस लेंस की यूज़ करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है? उसकी क्षमता होगी। तो अवतल लेंस से अगर निकट दृष्टि दोष में लगाना है लगेगा, ठीक है? तो उसकी क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, ऋणात्मक होगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो जो निषेचन की क्रिया होती है, वो किसमें होती है हमारे मानव शरीर में? अंडवाहिनी में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में मानव शरीर में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर इम्पोर्टेंट यानी आवश्यक जो भाग पूछा जाएगा तो वो कौन-सा होगा? वो होगा अंडवाहिनी, ठीक है? आवश्यक भाग यही होता है। काँच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो काँच के गिलास में अगर नींबू डालेंगे तो वो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा। यह कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, जो हम पेंसिल डालते हैं ना पानी की किसी काँच के गिलास में, तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वो किस कारण प्रतीत होती है? ये कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन-सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव नहीं है कवक। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो जो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि इलियम में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन-सा जल जनित रोग नहीं है? तो जो जल जनित रोग नहीं है, वो हो जाएगा हमारा चेचक, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, चेचक जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित कर सकती है? सीधी-सीधी बात ये कह रहा है कि नागरिकता भारत सरकार है, नागरिकता से हटा देती है, ठीक है? नागरिकता उसकी रद्द कर देती है। तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 7 साल। तो 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति लगातार बाहर रहता है, तो उसकी जो नागरिकता है वो रद्द हो जाती है, ठीक है, भारत की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो जो विधानसभा का गठन होता है वो होता है अनुच्छेद 170, ठीक है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में निर्वाचन प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो राज्यसभा में निर्वाचन प्रतिनिधियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है, वो हो सकती है 238। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा 238, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी?
अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पूछा रहा है कि यदि कोई विधायक रहते विधायक पद पे है और वह लोकसभा का चुनाव जीत गया, ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर उसने क्या करना पड़ेगा, विधानसभा की सीट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वो लोकसभा का चुनाव जीते ना। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, लोकसभा की सीट कितने टाइम पीरियड बाद समाप्त हो जाएगी अगर वो विधानसभा की सीट नहीं छोड़ेगा, ठीक है, विधायक की सीट नहीं छोड़ेगा तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन बाद, ठीक है। 14 दिन से पहले क्या करना पड़ेगा, उसने जो विधायक की सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा और लोकसभा की सीट को, मतलब लोकसभा की सीट पे आना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगी 14 दिन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो जो संघ की कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायवादी, महान्यायवादी ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो जो राष्ट्रपति और महाभियोग संसद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक, ठीक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है। अगर पूछा जाए आपसे कि अभी तक भारत में कितने जो राष्ट्रपति हैं उन पे महाभियोग लगा है, ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक कितने राष्ट्रपतियों पे हुई है भारत पे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि अभी तक जो भारत में किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, नहीं होते हुए भी क्या है, न ही संसद में बैठता है। तो संसद का कोई भी सदस्य नहीं है और न ही वो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और कई बार पूछा जा चुका है ये, ना वो संसद का अंग है ना संसद में बैठता है, लेकिन क्या है, संसद का अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये प्रावधान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है 1935 के संबंध में, ठीक है। भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 के संबंध में, तो केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि केंद्र में अखिल भारतीय संबंध जो संघ था उसका उपबंध था, ये करेक्ट है। और प्रांतीय स्वशासन का उपबंध, ये भी सही है, ठीक है। यानी हमारा और भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था। तो 1935 में ऐसा भारत की स्वतंत्रता का उपबंध नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, बाकी जो सही कथन हो जाएंगे पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो जो भारतीय व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हो गया था वो समाप्त हो गया 1813 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है कि 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था, सीधे ब्रिटिश क्राउन शासन करते थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। तो ये बताना है कि यह कौन था जिसने जो भारत का विभाजन के विकल्प के टाइम पीरियड पे माउंटबेटन को ये सुझाव दिया कि जिन्ना को क्या है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि महात्मा गांधी ने दिया था, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, महात्मा गांधी द्वारा ये आमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य है। तो जो बटलर कमेटी बनी थी 1927 में, उसका उद्देश्य वो किस उद्देश्य से बनाई गई थी। तो भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था, ठीक है। बटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार और जो देशी राज्य हैं उनके मध्य जो संबंध हैं परस्पर वो सुधारना था, इसका मुख्य उद्देश्य बटलर कमेटी का। और बटलर कमेटी बनी थी 1927 में, और 1927 में ये घटना कौन सी हुई थी कि साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रमुख महासचिव थे। तो जो 1923 में गठित हुई थी स्वराज पार्टी, ठीक है, किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन, अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था चित्रंदन द्वारा हुआ था और मोतीलाल नेहरू इसके मुख्य अध्यक्ष थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की अध्यक्षता जो की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी, पर उसकी जो स्थापना की थी वो चित्रंदन दास द्वारा की थी, ठीक है, चित्रंदन दास। तो देखते हैं सवाल, जो 1923 में गठित स्वराज पार्टी थी उसके प्रथम महासचिव थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और अध्यक्ष अगर आएगा तो अध्यक्ष के क्रम में भी हम मोतीलाल नेहरू लगाएंगे, ठीक है। पहले महासचिव या अध्यक्ष जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू, और स्थापना की गई थी चित्रंदन दास द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुटी जो संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरी जो संकट था उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार भी आ चुका है सवाल की त्रिपुरी जो संकट था उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, ठीक है? 1905 में जो करजन के समय टाइम पीरियड की बात है, बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। और 7 अगस्त 1905 में क्या होता है, उसके खिलाफ क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, ठीक है? यानी जो विदेशी वस्तुएँ हैं, उनका बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी आंदोलन के तहत कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या होता है, बंगाल विभाजन के विरोध शुरू हो जाता है, ठीक है? बंगाल विभाजन का। और अगर पूछा जाए कि जो बंगाल विभाजन की डेट कब रखी जाए, इम्पोर्टेंट है कि ठीक है? किस तारीख बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख रखी गई थी। और इसी टाइम पीरियड पे क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है? तो ये पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के टाइम पीरियड पे वायसराय कौन था? इम्पोर्टेंट है। तो जो बंगाल विभाजन के टाइम पीरियड पे जो वायसराय थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा कर्जन, ये वायसराय थे, ठीक है? और 1905 की बात कर रहा है बंगाल विभाजन से रिलेटेड करती हुई घटना। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जो लीडर समाचार पत्र शुरू किया गया था, वो किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेज कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था, ठीक है, विद्रोहियों ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेजर बारो को हटाया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, मेजर बारो को संथाल विद्रोह के टाइम पीरियड पे विद्रोहियों ने हराया था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा सभ्यता से कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांसा प्राप्त हुआ है, तो कांसा किस-किस से बनता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांसा प्राप्त हुआ है, वो किस-किस से बनता है? ठीक है, 2 धातुओं से मिलकर बनाया है वो। तो कमेंट करके बताइए। तो सवाल पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? वो नहीं हुई थी लोहे की, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाकी तांबा, कांसा और चांदी मिला था ये। देखते हैं, राग गोविंद की रचना किसने की? तो जो राग गोविंद की जो रचना की थी, वो की थी मीराबाई ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, मीराबाई द्वारा राग गोविंद की रचना की गई थी। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? तो जो शाहरुख नामक जो सिक्का चलाया गया था, वो चलाया गया था बाबर द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कौन सा युद्ध किस काल के हिसाब से हुआ था, ठीक है? यानी टाइम पीरियड के हिसाब से लगाना है उसको कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था। तो देख लेते हैं इसको। तो पहले था खानवा का युद्ध, ठीक है? इसमें खानवा का युद्ध, उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध, उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध और फिर हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। तो हमारा पहले खानवा आ गया, उसके बाद घाघरा युद्ध आ गया, उसके बाद चौसा युद्ध आ गया और फिर सामगढ़ आ गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो जो हिरण्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, वो किया गया है सोने के लिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, सोने से रिलेटेड है हिरण्य शब्द, जो किसमें यूज़ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो जो जहांगीर ने जिसे खान की उपाधि दी थी, वो दी थी हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट है कि हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, डन हिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो डन हिल कप संबंधित है, वो संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, गोल्फ, उससे संबंधित है डन हिल कप, ठीक है? तो हमारा जो 50 एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं टॉपिक। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। यानी 1976 के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का जो सिफारिश की थी, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है। तो जो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वर्तमान में, वो है 11। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो जो कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है कार्यपालिका की, वो होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो नियमों का उल्लेख किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 54 में, ठीक है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं ना, उसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य और जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली और पुडुचेरी। ऑप्शन दिल्ली और पुडुचेरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल एवं पदावधि का उल्लेख किया गया है। तो कार्यकाल और जो पद की जो अवधि होती है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। तो जब राष्ट्रपति हेतु जो चुनाव लड़ता है ना, उसमें जो जमानत के लिए 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है। तो जो राष्ट्रपति में जो पुनः निर्वाचन पात्रता का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 57 में किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें किया गया अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 60 में। ठीक है। अगर आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो आसाम से याद हो जाएगा आपको। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 पे। ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के जो अगर महाभियोग लगाना है तो कितने महीने बाद या कितने दिन बाद उसको नोटिस, कितने दिन पहले मतलब नोटिस जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है। नोटिस भेजना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति दोनों सदन होते हैं उनके जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है तो राष्ट्रपति को है। और किस अनुच्छेद के तहत है? 108 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति उस पर सहमति या पुनर्विचार या लौटाने का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 111 में। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति, उसकी जो शक्ति है 1 2 3 करके। ठीक है। 1 2 3 करके क्या होता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसके पास। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो अगर किसी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसका जो अधिकार होता है वो भी राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।